नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसान आंदोलन दिनों दिन गहराता जा रहा है और इस आंदोलन की अब कोई परिणाम निकलता हुआ दिखाई प्रतीत नहीं होता है। इस मसले को लेकर विपक्षी दलों ने अब उत्तर प्रदेश के भीतर किसान महापंचायतों की बौछार कर दी है। शायद ही कोई जिला, शायद ही कोई एरिया, शायद कोई तहसील पश्चिम में ऐसी हो जहां पर बड़ी किसान पंचायतें विपक्ष ने आयोजित न की हों। आज से आधिकारिक रूप से किसान महापंचायत का ऐलान अखिलेश यादव ने भी कर दिया, लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी ने। आज अलीगढ़ के टप्पल में अखिलेश यादव ने एक बड़ी किसान महापंचायत की और उस महापंचायत के जरिए उन्होंने किसान आंदोलन को अपना खुला सपोर्ट दिया और कहा कि इस तरह किसान पंचायतें वो आगे भी करेंगे। किसानों की पंचायत को लेकर विपक्षी दलों की उत्तर प्रदेश में सक्रियता और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सिमटना ये बताता है कि यह आंदोलन भले दिल्ली बॉर्डर पे चल रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश इसका एपिक सेंटर बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसके बड़े सियासी मायने हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश में उनके प्रभारी महासचिव संजय सिंह ने एक बड़ी किसान महापंचायत मेरठ के भीतर की थी। अब प्रियंका गांधी भी कल में उसी मेरठ में किसान महापंचायत करने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच इस आंदोलन को फैलने से रोकने में नाकाम रही है। विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से बड़ा हमला बोला है और सबसे मेजर अटैक अगर पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी कर रही है तो सरप्राइजिंगली वो राष्ट्रीय लोकदल है। जिस पार्टी को बीजेपी ने यह कहा था कि उनका एक विधायक छपरौली से था, उसको भी बीजेपी में शामिल करा के पार्टी का विधानमंडल वजूद खत्म कर दिया था बीजेपी ने। आज वही पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की वजह बन गई है। जिस पार्टी को बीजेपी ने क्लेम करके नेस्तो नाबूद कर दिया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो पार्टी अब बीजेपी के लिए नासूर बन गई है। उस क्षेत्र में जहां ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय लोकदल सिमट गया है, खत्म हो गया है, वहीं वो सबसे ताकतवर होकर उभरा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल की आश्चर्यजनक वापसी हुई है। और ऐसा आप सिर्फ मेरे कही गई बातों से मत आइए। जिस राष्ट्रीय लोकदल की सभाओं में 1000-2000 लोग भी नहीं आते थे, आज जयंत चौधरी की सभाओं में असंख्य किसान उमड़ रहे हैं। यह बताता है कि मुद्दे की पकड़ किसानों के मुद्दे पर उनकी दूसरे के मुकाबले अधिक है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी बेनिफिशियरी हैं। जैसे आज टप्पल अखिलेश यादव के लिए बहुत शुभ स्थान है। 2012 की सत्ता में संघर्ष करके पाने की शुरुआत उन्होंने टप्पल से की थी। साइकिल रैली के जरिए शुरुआत उन्होंने टप्पल से की थी। वहां से मथुरा और नोएडा तक साइकिल चलाते गए थे। उन्हें लगता है अखिलेश यादव की टप्पल से शुरुआत उनको सत्ता में वापस लाएगी। प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों के ब्रेक के बाद अब सक्रिय हुई हैं। कल वो मेरठ जा रही हैं। लेकिन जो करिश्मेटिक आउटकम है किसानों का आश्चर्यजनक तरीके से, उसके बड़े बेनिफिशियरी दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी। ये दोनों अलायंस का पार्ट है, एक अलायंस में है और लंबे समय से अलायंस में है। तो भविष्य की राजनीति उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर पश्चिम में, किधर जा रही है, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है और बीजेपी क्यों शांत बैठी हुई है। जब कोई बड़ा फाइटर, बड़ा योद्धा शांत होकर बैठता है तो उसके दो मायने होते हैं, सिर्फ दो। या तो उसने परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है और या तो फिर पलटवार की कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। राजनीति और युद्ध में यही दो विकल्प होते हैं, तीसरा कोई विकल्प नहीं होता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है या फिर किसी बड़ी स्ट्रेटजी में पलटवार की तैयारी चल रही है? व्हाट्स हैपनिंग, हो क्या रहा है? कुछ तो चल रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, देश की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है और उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे मजबूत किला है।
तो उत्तर प्रदेश में कोई भी पॉलिटिकल मिसएडवेंचर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक परेशानी का कारण बन सकता है। तो बीजेपी क्या करेगी, उनके पास विकल्प क्या है? जैसे एक विकल्प उन्होंने अपनाया, जितनी भी जाट लीडरशिप बीजेपी के भीतर हैं, जिनके जो यशस्वियों की फौज थी, जो मंत्री वगैरह बनाए गए थे दिल्ली में और लखनऊ में, सबको लगाया गया। लेकिन पहली लॉन्चिंग बुरी तरह से नाकाम रही। उन गांवों में व्यापक और बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मिनिस्टर घुसने से रोके गए, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जहां 99% वोट भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, उसी गांव में नहीं घुस पाए बीजेपी के ताकतवर नेता। तो जाहिर सी बात है कि पहली लॉन्चिंग वर्टिकली कोलैप्स्ड हुई, बुरी तरह से ध्वस्त हुई। तो अब सेकेंड स्टेज की प्लानिंग क्या है? संजीव बलियान ने मस्जिद वाला कार्ड भी चला, लेकिन वो भी क्लिक नहीं हुआ। तो नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या है? क्योंकि शांत होकर लंबे समय तक बैठने से बीजेपी को भी पता है कि डीप रूरल एरिया में भयानक नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान को रोक पाने में उत्तर प्रदेश की सरकार भी नाकाम है और पार्टी संगठन भी। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की चूक का नतीजा है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जाट लीडर भुगत रहे हैं। उन बेचारों की गलती नहीं है, वो तो खुद हैरान है जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ। जहां उनकी तूती बोलती थी, वहीं उनके मुर्दाबाद के नारे लगे, तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी उनकी। उनको तो रात रात भर नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि चुनाव सिर पर है, और एक बार कोई नेता चुनाव हारता है तो उसकी गाड़ी फिर लूप लाइन में चली जाती है। मेन लाइन में फिर कोई पूछता नहीं, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता मिलने का, मंत्री पद या विधायकी तो दूर की बात है। तो ये किसान आंदोलन कई पार्टियों को पुनर्जीवित कर गया, कई पार्टियों को ताकत दे रहा है, और कई पार्टियों को ऊपर से नीचे खींच रहा है। परिणाम इसका कुछ नहीं निकल रहा। दिल्ली सीज है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर सीज है, गाजियाबाद से एंट्री सीज है। 100 दिन हो गए हैं, परिणाम निकला नहीं। कल मैंने डिबेट में प्रस्ताव रखा था कि बातचीत के रास्ते खोले जाएं, दोनों पक्ष फिर से बैठें, क्योंकि बातचीत से बेहतर कोई और विकल्प नहीं है इस मुद्दे का। वार्ता ही समाधान है। संवाद से संपूर्ण समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, संवाद से संपूर्ण समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए सरकार और किसान यूनियन दोनों को। मेरा यही मत है, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद से बेहतर किसी मसले को सुलझाने का और कोई माध्यम ही नहीं होता, संवाद। और आप देख रहे होंगे कि 20 जनवरी से संवाद बंद है। अगर संवाद कायम हो तो निश्चित तौर पर कोई रास्ता निकलेगा। जैसे 1.5 साल तक कानून को सस्पेंड रखने का विकल्प आया था, तो क्यों ना बातचीत शुरू की जाए, बात से बात बनाई जाए। बात न करने से कोई बात नहीं बनेगी, इसलिए बात करने के लिए बात की जाए और बात को बनाने के लिए बात की जाए। यह आवश्यक है। नुकसान सबका है, फायदा अपोजिशन का है, क्योंकि किसानों को भी अब महसूस हो रहा है कि अपोजिशन उनकी लड़ाई लड़ रहा है, मॉरल सपोर्ट दे रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे रहा है। पर बीजेपी के पास विकल्पों की कमी होती जा रही है। पश्चिम में उसके नेता निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं। पूरब के नेताओं को वैसे भी पश्चिम में कोई खास एंट्री नहीं है, तो पश्चिम के अपने उनके लीडरशिप की पहली लॉन्चिंग बुरी तरह से नाकाम रही, सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हुआ, अब तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी है। तो क्या कोई रास्ता निकलेगा या परिस्थितियां ऐसे ही रहेंगी? होगा क्या? रास्ते क्या हैं? और जो राकेश टिकैत सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर तक सीमित थे, 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार की एक चूक के कारण राकेश टिकैत इस देश के किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। आज तेलंगाना के किसान भी उनको सुनना चाहते हैं, कर्नाटक के किसान भी राकेश टिकैत को सुनते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, कहां कहां नहीं जा रहे हैं वो। जो राकेश टिकैत पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2-3 जनपदों के किसान नेता थे, आज राष्ट्रीय फलक पर उनका नाम
बहुत बड़े नेता के तौर पर है, और ये सच्चाई को स्वीकारने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, किंचित संदेह भी नहीं होना चाहिए। राकेश टिकैत ने अपने जीते जी वो मुकाम हासिल कर लिया जो बाबा टिकैत का था। तो क्या इस मसले को अनिश्चित काल के लिए भारत की सरकार ने पेंडिंग छोड़ दिया है, यथास्थिति पर छोड़ दिया है, और अभी 8 मार्च से संसद शुरू हो रही है, फिर यह मुद्दा उठेगा? तो क्या बेहतर नहीं होगा कि भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियनें फिर से बातचीत का क्रम शुरू करें? मैं यह बात दोबारा कह रहा हूं, बात शुरू कीजिए, और इसमें किसी को भी क्षणिक कोई भी अहंकार दिखाने की आवश्यकता नहीं। यह देश का प्रश्न है, यह राष्ट्र का प्रश्न है, राष्ट्र की खाद्यान्न सुरक्षा का प्रश्न है, किसान भाइयों का प्रश्न है, 130 करोड़ की आबादी बहनों भाइयों का हमारे इशू है। ये निम्न मध्यम वर्ग, किसान, सैलरीड क्लास, मध्यम वर्ग का इशू है। इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि बात होगी तभी बात बनेगी, वरना राजनीति तो होगी, राजनीति इन्हीं मुद्दों पर नहीं होगी तो फिर किस मुद्दों पर होगी? तो जरा कुछ बयान सुने आप, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। जब आंदोलन का 100 दिन हो गए, दिल्ली में किसान बैठे हैं, जब 100वां दिन आज शुरू हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा इन किसानों और नौजवानों पर। ये किसान और नौजवान तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक देश का ये किसानों का 3 कानून वापस नहीं हो जाएंगे। और हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि ये लड़ाई जरूर आपकी है, ये लड़ाई किसान भाइयों आपकी जरूर है, लेकिन इस लड़ाई से हमारे भारत का और हमारी भारत की मिट्टी का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आपके साथ ईमानदारी से खड़े हुए हैं। आंदोलन लंबा चलाने के मूड में किसानों ने भी ठान ली और ये आंदोलन लंबा चलेगा। तो जितना भी आंदोलन लंबा चलता रहेगा, किसान इतिहास के पन्नों पे एक लंबे आंदोलन की वो लिखी जाएगी। तो उसके लिए किसान भी तैयार है, इसमें कोई वो नहीं है। और यह जितना भी है सब सरकार की हठधर्मी का वो है। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनोज मिश्रा बीजेपी से हैं, आलोक वर्मा भारतीय किसान यूनियन से, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से,